नमस्कार साथियों। ये क्लास 10th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो साथियों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द एजेस ऑफ रेवोल्यूशन, और उसमें हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जर्मन स्टेट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस के लोग थे वो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होके एक जर्मन यूनाइटेड नेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने ये जाना था कि ये जो 1848 की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, इसे भंग कर दिया गया था। और इसको भंग करने के पीछे जो ताकतें थी वो थी कंजर्वेटिव फोर्सेस एज वेल एज द मिलिट्री फोर्सेस। तो इस तरीके से लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास का जो एफर्ट था वो एफर्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे देखा जाता है, पर ये जो पार्लियामेंट थी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो साथियों, आज हम इससे आगे बढ़ते हुए जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरीके से होता है। यूनिफिकेशन का मतलब है साथियों एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण को किस तरीके से किया गया, कैसे जो जर्मनी अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था उसको यूनाइट किया गया, तो उस पूरे प्रोसेस को इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ ये है कि 1848 का जो दौर था वो दौर था रेवोल्यूशंस का। और इस ईयर में आके जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ हैं वो यूरोप के अलग अलग इलाकों में काफ़ी ज़्यादा फैल चुके होते हैं। लेकिन होता क्या है कि 1848 के बाद में ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे इनका डेमोक्रेसी और साथ साथ रेवोल्यूशन से एक तरीके से सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। इस सेपरेशन के पीछे कारण क्या था कि उस दौर की जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी या जो कंजर्वेटिव पावर थी या जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उन्होंने इन राष्ट्रवादियों के विचारों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना शुरू कर दिया। यानी जो रूढ़िवादी थे उन्होंने अक्सर इन राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल पूरे यूरोप के ऊपर अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए किया। साथ साथ स्टेट की जो पावर है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए किया, उसको और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए किया। तो इसी चीज़ को हम लोग शुरू करने वाले हैं कि जर्मनी का एकीकरण किस तरीके से होता है। सो आफ्टर 1848 नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर often mobilized by conservatives for promoting state power and the achieving political dominance over Europe। तो यही बात है कि 1848 के बाद में जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे उनका इस्तेमाल किया गया कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा। और किस उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल हुआ, तो स्टेट की पावर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए, और जो यूरोप है उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, पॉलिटिकल डोमिनेंस स्थापित करने के लिए इन राष्ट्रवादी विचारों का इस्तेमाल किया गया। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन्स। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो जर्मन मिडिल क्लास के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई थी। और उसका एग्जाम्पल था 1848 का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला इंसिडेंट, कि वो जो जर्मन मिडिल क्लास के लोग थे वो इकट्ठे होके सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसा एक ऐसी पॉलिटिकल व्यवस्था वो बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें संविधान होगा और मोनार्क होगा, और मोनार्क को संविधान के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। ठीक है। So they tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state in 1848। तो वही बात है, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एग्जाम्पल दिया गया है। But this liberal initiative to nation building was repressed by the combined forces of monarchy and the military supported by the large landowners called Junkers of Prussia। लेकिन उनका ये जो 1848 का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाया। उसके पीछे कारण क्या था कि जितने कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले लोग थे, यानी जो रूलर्स थे, वो इनके खिलाफ हो गए। इसके अलावा मिलिट्री इनके खिलाफ हो गई, साथ साथ वर्कर्स और पीजेंट्स भी इनके खिलाफ हो गए। तो इसके चलते फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। और इसमें इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने में और एजुकेटेड मिडिल क्लास का ये जो मूवमेंट था, जो लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट था, इसको दबाने में प्रूशिया के बड़े जो लैंड ओनर्स थे उनका भी हाथ शामिल था। तो वो भी अपना सपोर्ट जो है वो कंजर्वेटिव ताकतों की तरफ रखते हैं।
और जो प्रूशिया के लार्ज लैंड ओनर्स थे उनको जंकर्स कहा जाता था। तो आफ्टर दिस प्रूशिया टुक द इनिशिएटिव टू यूनाइट द जर्मन स्टेट। तो इस सब के बाद में प्रूशिया ने यानी प्रशा ने ये जिम्मेदारी ली कि उस जर्मन स्टेट्स को एक करना है, उनका यूनिफिकेशन करना है। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन वाज कैरिड आउट बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब प्रूशिया में भी अगर देखें तो वो कौन है जिसने इस यूनिफिकेशन के प्रोसेस को लीड किया था? तो प्रूशिया का एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, उसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। तो बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो प्रूशिया's चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का निर्माता प्रूशिया का या प्रशा का मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क था। तो कई बार एक नंबर में ये सवाल पूछा जाता है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को लीड किसने किया? तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को लीड किया प्रूशिया ने, प्रशा ने। और फिर उस इंसान का नाम भी पूछा जाता है, तो उसमें नाम किसका आएगा? ओटो वॉन बिस्मार्क का। और कई बार पूछ लिया जाता है कि ओटो वॉन बिस्मार्क कौन था? सो ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया हु टुक द इनिशिएटिव टू यूनिफाई द जर्मन स्टेट्स। अब आगे बढ़ते हैं। ही टुक द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी इन दिस प्रोसेस। अब जर्मनी के यूनिफिकेशन के प्रोसेस में ओटो वॉन बिस्मार्क जो कि प्रशा का मुख्यमंत्री था, इसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। ठीक है, और इसके लिए इसके साथ साथ क्या हुआ, उसने 3 अलग अलग इलाकों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, प्रशा के का जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क, उसने 3 अलग अलग इलाकों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। एक था ऑस्ट्रिया, एक था डेनमार्क और एक था फ्रांस। तो 7 सालों में इन 3 अलग अलग रीजन्स के साथ में वो लड़ाई लड़ता है। और इसमें इनका रिजल्ट अगर देखें तो तीनों के तीनों बैटल जो थी वो प्रूशिया के फेवर में जाती है, प्रूशिया जीत जाता है और फाइनली जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। तो उसी चीज़ को हम आगे देखते हैं। ही फोर्ट 3 वॉर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस इन 7 ईयर्स। तो 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ता है, ऑस्ट्रिया के साथ एक, डेनमार्क के साथ एक और फ्रांस के साथ एक। अब बात करते हैं डेनमार्क और प्रूशिया के बीच जो वॉर हुआ था। सो डेनमार्क प्रूशिया वॉर 1864। तो डेनमार्क और प्रशा के बीच में जो युद्ध होता है वो 1864 में होता है। और इस युद्ध में प्रूशिया के साथ में ऑस्ट्रिया की आर्मी भी शामिल होती है। सो द जॉइंट आर्मी ऑफ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया डिफीटेड डेनमार्क। सो 1864 की लड़ाई जो कि डेनमार्क और प्रशा के बीच में होती है, इसमें प्रशा का साथ ऑस्ट्रिया की सेना भी देती है। तो ये जो जॉइंट फोर्सेस थी, इन्होंने मिलके डेनमार्क को इजीली हरा दिया। इसके बाद में ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई होती है। सो अगला हुआ ऑस्ट्रिया पर्शिया वॉर 1866। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया। अब इस युद्ध में भी प्रूशिया की या प्रशा की जीत होती है और ऑस्ट्रिया की हार होती है। दिस वॉर वाज ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ सेडोवा। तो इस युद्ध को सेडोवा का या सेडोवा का युद्ध भी कहा जाता है। कौन से को? ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को सेडोवा का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1866 में। ठीक है, इसके बाद में आखिरी जो ताकत थी वो बचती है फ्रांस की। फ्रांस पर्शिया वॉर ये 1870 में होता है। दिस वॉर वाज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ सेडान। अब जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध होता है 1870 में, इस युद्ध को बैटल ऑफ सेडान के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में प्रशा की जीत होती है और फ्रांस की हार होती है। तो साथियों 7 साल में, लगभग 7 साल में ये 3 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, एक डेनमार्क के साथ लड़ा गया 1864 में, एक ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा गया 1866 में, एक फ्रांस के साथ लड़ा गया 1870 में। ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्ध को बैटल ऑफ सेडोवा कहा जाता है। फ्रांस और प्रूशिया के युद्ध को बैटल ऑफ सेडान कहा जाता है। और इन तीनों की तीनों बैटल में ओटो वॉन बिस्मार्क को यानी प्रशा को जो है वो जीत हासिल होती है। आफ्टर दिस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड। इन लड़ाइयों के बाद में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया
पूरी हो जाती है। ठीक है, तो साथियों ये तीनों लड़ाइयाँ दिखने में महज नाम ही है, लेकिन इन लड़ाइयों को जिस तरीके से लड़ा गया था, इनके लिए जिस तरीके से रणनीति तैयार की गई थी, उस सारी की सारी रणनीति को तैयार करने का क्रेडिट ओटो वॉन बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने डिप्लोमेटिक अलायंसेस किए, बिस्मार्क ने कूटनीतिक चालें चली, जिसके चलते उसने जब चाहा उसी देश ने लड़ाई की। तो उस बिस्मार्क ने कारणों को जन्म दिया, जिन कारणों के चलते अलग अलग क्षेत्रों के बीच में युद्ध हुए। तो ये सारी बिस्मार्क की प्लानिंग थी कि किसके साथ युद्ध करना है, किस समय युद्ध करना है, किस कारण के चलते युद्ध करना है। तो कारणों को भी वो जन्म देता था, इसके अलावा कब किससे रिश्ता तोड़ते हुए उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। सो दैट इज वाई वी कॉल ओटो वॉन बिस्मार्क एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उसके बाद में यूनिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हुआ। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग काइजर विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सिलेस। वर्सिलेस के अंदर एक सेरेमनी होती है जनवरी 1871 में, और इस सेरेमनी के अंदर, इस समारोह के अंदर प्रशा के राजा काइजर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। तो साथियों ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मैप को। ठीक है, ये जर्मनी का मैप है। अब इस मैप को अगर हम देखें तो इस मैप से हमें कई सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं और जो काफ़ी हद तक क्लियर भी हो जाती हैं। वो क्या है? तो ये जर्मनी का एकीकरण का दौर था। पहली चीज़, जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये वाला, ये पार्ट, ठीक है, ये 1866 से पहले प्रशा के कंट्रोल में हुआ करता था। ठीक है, प्रशा के कंट्रोल वाला इलाका है, जिसके अंदर सिलेशिया शामिल है, पोशन शामिल है, वेस्ट प्रूशिया शामिल है, ईस्ट प्रूशिया शामिल है, पोमरेनिया शामिल है। ठीक है, ये कुछ इलाके हैं। बेंडनबर्ग जो है, ब्रेंडेनबर्ग, ये भी प्रशा में शामिल था। वेस्टफेलिया ये भी प्रशा में शामिल था, और राइनलैंड। तो ये सारा का सारा प्रशा का मैप दिखाया गया है। येलो वाले को अगर हम देखें, जो येलो वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट जो है ये 1866 से पहले का ही है। ठीक है, और जो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ सेडोवा कहते हैं, ठीक है, ये उस दौर का है। येलो वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये उसी दौर का है। ठीक है, उसके बाद में अगर ग्रीन वाले इलाके को देखें, तो जो ग्रीन वाला इलाका है वो ग्रीन वाला इलाका है ऑस्ट्रियन एम्पायर। ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध होता है, किसका? प्रशा का। ठीक, इसके अलावा जो ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर में जो हिस्सा दिया गया है मैप के अंदर, ये है 1871 में जो बेडन है, बवेरिया है, बर्तेनबर्ग है, ये सारे वो इलाके हैं जो जर्मनी, जो जर्मन नया नेशन स्टेट बना था उसमें शामिल हो जाते हैं 1871 में। इसके अलावा ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा लास्ट वाला, वोन बाय प्रूशिया इन फ्रैंको पर्शियन वॉर 1871। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वो हिस्सा था जिसको फ्रांस से प्रशा ने छीन लिया था बैटल ऑफ सेडान में। तो साथियों ये पूरा का पूरा इलाका 1871 में फिर जर्मनी बनता है। तो ये जर्मनी का एक यूनिफिकेशन के बाद का मैप है। तो साथियों इसको देखते हुए अब हम लास्ट हिस्सा इसकी बात कर लेते हैं, जिसमें बताई गई हैं कुछ बातें। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18th January 1871, an assembly comprising the princes of German state, representative of army, important Persian minister, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in a palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William फर्स्ट। तो साथियों काइजर विलियम फर्स्ट कौन है? ये प्रशा का शासक था, प्रशा का रूलर था, जिसे अब जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी का रूलर बना दिया गया था। तो 18 जनवरी 1871 की जो मॉर्निंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, और क्योंकि जर्मनी में यूनिफिकेशन से पहले ये अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था,
तो जर्मन राज्यों के राजकुमार, इसके अलावा सेना के जो प्रतिनिधि और ओटो वन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक होती है। और ये बैठक कहाँ हुई? तो ये वर्सिलेस के महल में होती है, वर्साय के महल में होती है। और इस शीश महल के अंदर, इस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया गया कि भाई काइजर विलियम फर्स्ट अब जर्मनी के नए सम्राट हैं, नए एम्परर हैं। इन द न्यू state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. जर्मन में जो राष्ट्र निर्माण का पूरा प्रोसेस था, इसकी जिम्मेदारी प्रशा लेता है, ठीक है। और इसके चलते कहीं ना कहीं प्रशा का पॉलिटिकल डोमिनेंस भी दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो नया जर्मन स्टेट बना था, इस नए जर्मन स्टेट में कुछ व्यवस्थाओं को सुधारने पे, कुछ व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था। और वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी? तो वो थी करेंसी सिस्टम, यानी मुद्रा व्यवस्था को आधुनिक बनाने में जोर दिया गया नई जर्मनी में। बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने पर जोर दिया गया। इसके साथ साथ जो कानूनी और न्यायिक व्यवस्था थी, उसको भी और ज़्यादा आधुनिक बनाने के ऊपर जोर दिया गया। जो लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम था, उसको मॉडर्नाइज करना था, करेंसी को मॉडर्नाइज करना था और बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करना था। तो इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। तो साथियों, अब हमारे पास में एक सवाल ये है कि क्या जर्मनी का यूनिफिकेशन सेना की देन था? क्या इस सवाल का जवाब है हमारे पास? तो हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ, सेनाएं भी राष्ट्र की निर्माता हो सकती हैं, क्योंकि जर्मनी के यूनिफिकेशन के तार सीधे सीधे युद्धों से जुड़ते हैं। और इन युद्धों में लीडरशिप करने का काम प्रूशिया करता है। तो ओटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसमें छोटे छोटे तो सवाल बनते हैं। वो एक तो यही बनता है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन का इनिशिएटिव किस कंट्री ने लिया था या किस रीजन ने लिया था। दूसरा, वो व्यक्ति कौन था जिसने इसमें लीडरशिप में अहम भूमिका निभाई। तीसरा, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब होता है। चौथा, जंकर्स क्या थे, ठीक है। और किन किन कंट्रीज़ के साथ में बैटल्स जो है वो लड़ी गई, जिसके चलते जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। तो साथियों, ये थोड़ी सी बात थी जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट सवाल कि यूनिफाइड जर्मनी का एम्परर या रूलर किसे बनाया गया। और लास्ट चीज़ कि नए जर्मन एम्पायर ने किस चीज़ को सुधारने में या मॉडर्नाइज करने में जोर दिया। तो छोटे छोटे 7-8 सवाल हैं। अगर इन 7-8 सवालों के जवाब ही हम ढूंढेंगे तो जर्मनी के यूनिफिकेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली हमारे जहन में बैठ जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए और इसी तरीके की दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हर क्लास के अकॉर्डिंग हिस्ट्री की वीडियोस अपलोड हो रही हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस में सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।